नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पहले के वीडियो में हमने भारत की कृषि एवं फसलों की अध्ययन की शुरुआत की थी और उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। हमने भारत की फसलों में मुख्य रूप से खाद्यान्नी फसल, खाद्यान्न और नकदी फसलों का अध्ययन किया था, या हम कहें कि वाणिज्य या व्यापारिक फसलों का अध्ययन किया था। व्यापारिक फसलों का अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो तिलहनी फसलों का अध्ययन करेंगे कि तिलहनी फसलें भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। तिलहनी की जो फसलें हैं वो भारत में वसा का मुख्य स्रोत हैं और तिलहनी फसलों में हम मुख्य रूप से सरसों का, मूंगफली का और उसका अरंडी का, सोयाबीन का, अलसी का, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जो भारत में वसा की जो तिलहनी फसलें हैं उनका 71% उत्पादन भारत में हो जाता है। इसको भारत में जो तिलहनी फसलों का उत्पादन का 71% भारत में होता है और भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश एवं आंध्रा, ये जो 4 राज्य हैं ये तिलहनी फसलों की उत्पादकता का 71% आपूर्ति करते हैं भारत में। ये 4 राज्यों में मुख्य है तिलहनी फसलें उत्पादित होती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, श्रेणी वाइज देखते हैं। सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हम तिलहनी फसलों में वो है सरसों। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हम सरसों का अध्ययन करेंगे कि सरसों के लिए उपयुक्त दशाएं क्या है। सरसों, सबसे पहले हम सरसों को देखेंगे। सरसों के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा की हमें आवश्यकता होती है 75 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा सरसों के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। और भारत में उत्पादन सरसों 3rd नंबर पे होती है। विश्व में सरसों का उत्पादन भारत में 3rd नंबर पे होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कनाडा में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? विश्व में कनाडा में। कनाडा क्या है? फर्स्ट है। कनाडा फर्स्ट है। भारत में सरसों का सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, इसीलिए सेवर कहाँ है? भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। 2nd नंबर पर हरियाणा आता है। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन अत्यधिक होता है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी बंगाल में। तो नेक्स्ट तिलहन की फसल है उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट तिलहनी फसल है मूंगफली। दूसरे नंबर की जो है क्या है? मूंगफली। मूंगफली जो है मूल रूप से ब्राजील मूल का पौधा है। मूंगफली अपने भारत का पौधा नहीं है, ब्राजील का पौधा है, ब्राजील मूल का पौधा है। इसके लिए उष्णकटिबंधीय तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। उपयुक्त दशा इसके लिए क्या है? उष्णकटिबंधीय तापमान। वर्षा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। और जो इसका उत्पादन होता है इंडिया में वो है सर्वप्रथम मूंगफली का उत्पादन प्रथम स्थान रखता है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद गुजरात के बाद राजस्थान में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। बीकानेर में, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो हम बीकानेर में सरसों का उत्पादन होता है। जो मूंगफली का फल होता है वो इस फूल से, मूंगफली का जो फल का उत्पादन होता है वो हाइपोजियल फूल से इसका क्या बनता है? फल बनता है। हाइपोजियल फूल से मूंगफली का फल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट तिलहनी फसल लेते हैं हम, जो वो है तिल। क्या है? तिल में वसा का मुख्य स्रोत है। इसके लिए तापमान 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। वर्षा 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा की दशाएं इसके लिए उपयुक्त होती है। और तिल उत्पादन में भारत विश्व में फर्स्ट है। क्या है? वर्ल्ड में भारत फर्स्ट है। राजस्थान में तिल का उत्पादन भारत में सबसे सर्वाधिक होता है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल का 2nd स्थान है। मध्य प्रदेश 3rd पोजीशन पे है। उसके बाद गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश में तिल का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट फसल लेते हैं हम। नेक्स्ट आती है अलसी। अलसी में क्या है? इसमें भी वसा का स्रोत अत्यधिक होता है। तापमान 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस
रेन जो वर्षा है वो 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अलसी के लिए उपयुक्त होती है। भारत में अलसी का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अलसी का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और राजस्थान का अलसी का उत्पादन का 8वां स्थान है। राजस्थान अलसी उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? 8वां स्थान रखता है। नेक्स्ट फसलें लेते हैं। नेक्स्ट फसल आती है सोयाबीन। तिलहनी फसलों में जो अंतिम फसल का अध्ययन करेंगे वो क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन के लिए कि हमें 13 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस सोयाबीन के लिए उपयुक्त रहता है। और सोयाबीन की जो दाल होती है, सोयाबीन की दाल, इसमें वसा या हम कहें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी प्रचुरता पाई जाती है? वर्षा की आवश्यकता 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर की दशाएं वर्षा की इसकी उपयुक्त रहती हैं। भारत में सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान 3rd नंबर पे। राजस्थान कितने नंबर पे सोयाबीन उत्पादन में? 3rd नंबर पे। राजस्थान 3rd पोजीशन रखता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और अंत में कर्नाटक मुख्य रूप से सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। उस तिलहनी फसलों के बाद हम किसका? बागानी फसलों का अध्ययन करेंगे कि बागानी फसलें कौन कौन सी हैं। उसमें मुख्य रूप से बागानी फसलों का अध्ययन करेंगे हम चाय का, कॉफ़ी का, रबड़ का एवं नारियल का। ये 4 बागानी मुख्य फसलें हैं जो भारत में उत्पादित होती हैं या जिनका उत्पादन भारत में सीमित मात्रा में होता है। चाय, सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं? चाय। चाय के लिए 25 से लेकर के 30 डिग्री तापमान की जो दशाएं हैं वो उपयुक्त होती हैं। और वर्षा की मात्रा 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वर्षा चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चाय उत्पादन के लिए जो जलवायु की दशा आवश्यक होती है उसमें है उच्च आर्द्रता युक्त एवं कोहरा युक्त मौसम, या हम कहें कि आर्द्रता युक्त जलवायु चाय के लिए उपयुक्त दशाओं में मानी जाती है। भारत में 2 प्रकार की चाय की क्वालिटी या प्रजातियां पाई जाती हैं। एक भोइया चीनी या थिनेन। तो उनकी क्या नाम है इसके? एक प्रकार की भोइया चीनी या थिनियन। और सेकंड नंबर की इसको हम असमी, असामिया चाय भी कहते हैं। चाय भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल का तमिलनाडु में, केरल एवं त्रिपुरा में मुख्य रूप से होता है। इसमें क्या है? मुख्य रूप से उत्पादन होता है इनमें, मुख्य रूप से। बिहार, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी चाय का उत्पादन होता है। उतना तो नहीं होता उत्पादन, लेकिन जितना कि अपेक्षाकृत इनसे थोड़ा कम होता है बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट फसल लेते हैं बागानी। बागानी काफ़ी। काफ़ी जो कौवा है ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये अबिसीनिया इथोपिया मूल का पौधा है। अबिसीनिया इथोपिया मूल का पौधा है जो कौन सी 17वीं शताब्दी में आया। इसको कर्नाटक में इसका सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ 17वीं शताब्दी में। कर्नाटक का बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक जो महान संत हुए थे बाबा बुदन, उन्होंने कॉफ़ी का उत्पादन शुरू किया। अब हम देखते हैं कॉफ़ी को। इसके लिए 16 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तापमान कॉफ़ी के लिए सही रहता है, ये उपयुक्त रहता है। हम 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर की जलवायु जो वर्षा की दशाएँ हैं इसके लिए उपयुक्त होती हैं। और कॉफ़ी के लिए जो मौसम या जिस जलवायु की हमें आवश्यकता होती है वो है उष्ण आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्ण व आर्द्र जलवायु। ये अच्छा प्रश्न बनता है कॉफ़ी का कि इसमें कौन सा होता है कॉफ़ी का उत्पादन के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु। तो कॉफ़ी का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील के भी सैंटोस में, ब्राज़ील के सैंटोस में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत के कर्नाटका 1st नंबर पर कॉफ़ी उत्पादक है। उसके बाद केरल का नंबर आता है, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का व उड़ीसा का। जैसे कि मैंने कहा कि संत कौन से थे? बाबा बुदन। इन्होंने कहा 17वीं शताब्दी में कर्नाटका में बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफ़ी का उत्पादन किया था। नेक्स्ट लेते हैं हम रबड़। रबड़ के लिए 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। हम कहेंगे रबड़ के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की 300 सेंटीमीटर वर्षा रबड़ के लिए उपयुक्त रहती है।
रबड़ ब्राजील मूल का पौधा है। रबड़ कहाँ है? ब्राजील मूल का पादप है, जिसको 1876 में सर हेनरी विलियम्स भारत लेके आए। सर हेनरी विलियम्स इसको भारत लेकर के आए थे और भारत में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। केरल में रबड़ का उत्पादन, तमिलनाडु में, त्रिपुरा एवं कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं हम। नारियल। नारियल के लिए हमें 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। नारियल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 150 सेंटीमीटर वर्षा नारियल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और भारत में नारियल का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक होता है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटका में, और कर्नाटक के बाद केरल में, केरल के बाद उड़ीसा में नारियल का उत्पादन होता है। नारियल का जो पेड़ होता है वह 6 से 7 वर्ष में फूल देने या फल देने लग जाता है। जो नारियल का उत्पादन, जो प्रोडक्शन शुरू होता है वो 6 से 7 वर्ष में नारियल का पौधा लगाने के बाद इसमें फल देने लगता है, और ये 70 से 80 वर्ष तक फल देता है नारियल का पौधा। ये नारियल के पेड़ की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम मसालों का अध्ययन करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम किसका करेंगे? काली मिर्च का, उसके बाद मिर्च का, हल्दी का, इलायची का, अदरक का एवं लौंग का मोटा मोटा अध्ययन करेंगे मसालों में। सबसे पहले क्या लेंगे? फर्स्ट नंबर पे काली मिर्च, फिर मिर्च, हल्दी, इलायची, अदरक एवं लौंग। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। काली मिर्च कौन सा है? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है, और इसके लिए 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। और जो वर्षा इसके लिए है 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। भौगोलिक शब्दावली में कहें कि ये दशाएं इसके लिए उपयुक्त होती हैं, इसके लिए उपयुक्त होती हैं। भारत में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में, केरल के बाद कर्नाटका में, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद अंडमान निकोबार व मेघालय में। काली मिर्च सबसे पहले भारत में काली मिर्च जो है हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, या हम कहें कि पुर्तगाल, सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। और पुर्तगालियों का आगमन के पीछे एक जो मानी जाती है, एक जो मान्यता है वो है कि काली मिर्च का स्वाद पुर्तगालियों को भारत खींच के ले आई। या हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आगमन की शुरुआत हुई, या ब्रिटिश राज का जो भारत में आगमन हुआ, उसके पीछे कारण काली मिर्च भी मानी जाती है। उसके बाद रहते मिर्च। पुर्तगाली पादप है मिर्च। मिर्च कहाँ का है? भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये पुर्तगाली पादप है, और 17वीं शताब्दी में भारत आया। जैसे मैंने बताया था कि 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली। उसके बाद बाकी सब आए। टेम्परेचर 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है, और 60 से लेकर के 125 सेंटीमीटर वर्षा चाय के इसके लिए मिर्च के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटका में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में मिर्च का उत्पादन प्रचुर मात्रा में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि मिर्च का उत्पादन हमें राजस्थान में भी देखने को मिलता है। जो मिर्च की एक विशेषता है 93%, 93% मिर्च का उत्पादन होता है भारत में, उसकी खपत भारत में हो जाती है। भारत मिर्च का उत्पादन भी बहुत मात्रा में करता है, और भारत में मिर्च की उपयोगिता भी बहुतायत है। जो 7% मिर्च बढ़ती है उसका जो आयात करता है इंडिया, वो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में आयात होता है, और उसके बाद अमेरिका में, और अमेरिका के बाद जो उत्पादन होता है आयात 3rd नंबर पे कहाँ होता है? रूस में। अब नेक्स्ट फसल देखते हैं हम मसालों में। हल्दी। हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में, गुंटूर एवं गुडुप्पा। आंध्र प्रदेश के कहाँ? गुंटूर एवं गुडुप्पा। और तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु के सलेम उसमें जिले में, और कोयम्बटूर जिले में। उसके बाद आती है लौंग और इलायची, अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? अदरक का उत्पादन मेघालय में सर्वाधिक होता है, मेघालय के बाद मिजोरम में, और मिजोरम के बाद 3rd नंबर पे केरल पे, 4th नंबर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट हम लेते हैं जो फसलें हैं वो हैं इलायची। इलायची का उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और सिक्किम में। इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और सिक्किम। नेक्स्ट जो लेते हैं हम लौंग। लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में, और केरल के बाद तमिलनाडु में। ये थी भारत की मुख्य फसलें जिसका हमने अध्ययन किया। अब
कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जो भारत की क्या है, मैंने पहले टॉपिक में लगा था कि कृषि भारत की रीढ़, ये रीढ़ ऐसे थे कि जो प्राचीन कालीन भारत था, या हम कहें कि आज़ादी के जस्ट बाद का भारत था, तब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। भारत की जो सारी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे टिकी हुई थी। इसी कारण ये कहा जाता था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कृषि है। और एक पहले कहा जाता है कि खेती को, जो कृषि को, उसको उत्तम माना जाता था। तो एक दोहा है वो बताना चाहूँगा, उसमें कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यबान, अधम चौकरी भीख निदान। कि खेती जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसको इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया क्योंकि इसमें जीडीपी में या भारत की अर्थव्यवस्था में, या हम कहें कि खाद्यान्न के साथ साथ जो हमारा लिक्विड होता है, जिसको हम कहें दरों कहें या लिक्विड कहें या मनी कहें, उसके होस्ट करने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एग्रीकल्चर का जीडीपी में क्या योगदान है, ये मोटे रूप से हम देखेंगे, जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कि सेक्टर वाइज जीडीपी इन इंडिया, कि कौन से सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है। सेक्टर वाइज जीडीपी ये है सर्विस, सबसे ज़्यादा क्या है जीडीपी का योगदान सेवा क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र में बटा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 15.42 है। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट में 22.5% है। ट्रेड, होटल एंड ट्रेड सर्विस एटसेट्रा इनमें 16.48 है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट का, कृषि एवं वनों का 20.19% योगदान अब भी भारत की जीडीपी में है। इसको हम कमतर नहीं आंक सकते। एग्रीकल्चर में कितना है 20.19। उसके बाद माइनिंग का आता है 1.63% भारत की जीडीपी में योगदान है। इंडस्ट्री का आता है 25.29%। जो उद्योगों का है वो 25.92% उद्योगों का भारत की उसके जीडीपी में योगदान है। उसके बाद ये आता है कंस्ट्रक्शन का भी 7.16% भारत की जीडीपी में योगदान है। भारत की जीडीपी को हमने भारतीय कृषि से तुलनात्मक भी समझ लिया। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसी आशा के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक्स।